नमस्कार दोस्तों, आज हिडन पर्ल्स ऑफ भारत के आपको एक अलग एपिसोड में ला रहा हूँ, जहाँ पे आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ जिसने ना कि कृषि क्षेत्र में बहुत योगदान दिए हैं, बल्कि उन्होंने आईटी सेक्टर में भी बहुत उचित कार्य किए। आइए आज मैं आपको मिलाता हूँ आदरणीय मितुल कोठारी जी से। नमस्कार सर, मैं पलाश जिंदल हिडन पर्ल्स ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। आपसे अनुरोध है, कृपया अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार पलाश जी, मैं मितुल कोठारी। मूलतः मेरा व्यवसाय कृषि है। सब्जी उत्पादन के साथ साथ हम लोग खेतों में उपयोग होने वाली नर्सरी जो किसानों को लगती है, टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, खीरा है और ऐसी फलदार वृक्ष भी हम, ड्रैगन फ्रूट हो गया, एप्पल बेर हो गया, कटहल हो गया, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ नर्सरी में तैयार करते हैं। जी मितुल जी, आपका आईटी सेक्टर से भी इन्वॉल्वमेंट है साथ में? जी, मैं आईटी सेक्टर में भी इन्वॉल्व हूँ और आईटी सेक्टर में भी हमारे कुछ कार्य होते हैं। जी, तो कृषि और आईटी ये दो चीज़ों पे हम कार्य करते हैं। मितुल जी, क्या मेरे दर्शकों को बताएंगे ये जो प्लांट्स हैं ये क्या चीज़ के हैं और आप क्या तरीके से इन्हें बनाते हैं? ये जो प्लांट दिख रहे हैं ये बैंगन के प्लांट है और ये अभी आप देखेंगे तो ये ग्राफ्टिंग किया हुआ प्लांट है। इसको हमने ग्राफ्ट किया है जी, ये बैंगन का प्लांट है और यहाँ पे ये क्लिप जो दिख रही है तो ये ग्राफ्ट किया हुआ है। और ये जो ग्राफ्ट है तो नीचे एक जंगली भटे की एक वैरायटी रहती है जिसमें उक्ता रोग विल्ट बोलते हैं, विल्ट नहीं आती, उससे इनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई रहती है। और ऊपर जो फार्मर लोग प्रोडक्शन लेते हैं हाइब्रिड वैरायटी, जी, उन दोनों को जोड़ के ये एक प्लांट तैयार किया गया है। तो ये ग्राफ्टेड ब्रिंजल है, वैसे ही ग्राफ्टेड टमाटर के भी पौधे तैयार होते हैं इसी प्रकार से। सर ये कितने दिनों में तैयार होता है पौधा? एक पौधा तैयार होने में लगभग मौसम के ऊपर भी निर्भर रहता है, लेकिन सामान्यतः 65 से 75 दिन में हमारा एक पौधा तैयार होता है। तो क्या किसानों को ये जो ग्राफ्टेड ब्रिंजल हो गया या ग्राफ्टेड टमाटर हो गया, इससे इनको उत्पादन में और इनको और मूल्यों में वृद्धि मिलती है? निश्चित, सामान्यतः पहले एक ओपी वैरायटी आती थी आज से 20 साल पहले। जी, तो ओपी बैंगन लगता था, ओपन पॉलिनेटेड देसी बीज रहता था। जी, फिर हाइब्रिड आना चालू हुआ। हाइब्रिड के बाद अब ये नई तकनीकी आ गई है ग्राफ्टेड। तो ग्राफ्टेड में ऊपर का जो सायन रहता है, जो ऊपर का पौधा रहता है वो हाई इल्ड देने वाला रहता है और नीचे का जो जड़ वाला हिस्सा रहता है वो बहुत ही अधिक, उसकी जड़ें मजबूत रहती है। जी, जमीन में जो बीमारियां लगती है उसके प्रति वो ससेप्टेबल रहती है। तो बीमारियों के प्रति इस पौधे की प्रतिरोधकता सामान्य हाइब्रिड से अधिक रहती है। जी, और साथ ही इसमें चूंकि जड़ बड़ी मजबूत रहती है तो इसका न्यूट्रिशन अपटेक, जी, खाद भी अधिक मात्रा में ये उठाती है। तो इसका प्रभाव ऊपर हाइब्रिड पौधे पे आता है। जो हाइब्रिड सायन हमने ऊपर का पौधा लगाया है और इसमें इसका उत्पादन अधिक मिलता है। सामान्य अगर कोई किसान नॉर्मल हाइब्रिड लगा रहा है और ग्राफ्टेड लगा रहा है तो ग्राफ्टेड में 20-25% तक उत्पादन अधिक आता है। जी। मितुल जी, तो ये जब ये पौधारोपण हम करते हैं तो इसमें किसानों को उत्पादन कितने महीनों में या कितने दिनों में चालू हो जाता है इसमें? उत्पादन उसका आमतौर पे उसी समय में आता है जैसा कोई हाइब्रिड पौधा लगा रहा है। जी, वैरायटी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो 50 से 60 दिन में उत्पादन चालू हो जाता है। अलग अलग वैरायटियों का अलग अलग उनका पीरियड रहता है उत्पादन देने का। जी, तो ग्राफ्टेड में भी उतने ही समय में उत्पादन चालू हो जाता है, लेकिन उत्पादन की चालू होने के बाद फ्रूट की मात्रा अधिक आती है और सामान्य हाइब्रिड में उसकी मात्रा थोड़ी कम रहती है। साथ ही जमीन में जो बीमारियां हैं और एयर बेस जो डिजीज आती है, पाउडरी है, डाउन, उसके प्रति भी इसकी प्रतिरोधकता थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि एक मजबूत पौधे में बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी अधिक होती है। तो इस टेक्नोलॉजी या इस पौधारोपण को यूज़ करने के लिए क्या किसानों को कुछ स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि ये एक साधारण किसान भी इसको आमतौर पर यूज़ कर सकता है इसको? पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और अभी तो हमारे पौधे महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, उड़ीसा भी जा रहे हैं, झारखंड भी जा रहे हैं, अन्य राज्यों में भी जा रहे हैं। तो सामान्य किसान इसको आराम से अपने खेत में लगा सकता है, इसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जी, लेकिन चूंकि उत्पादकता इसकी ज़्यादा रहती है तो खाद सामान्यतः जो वो लोग डालते हैं उससे थोड़ा सा अधिक देना पड़ता है ताकि उत्पादन और अधिक अच्छे से आ पाए। तो जैसे आप कोई किसान आपसे खरीदने आता है ये पौधे,
तो क्या आप उसको गाइडेंस देते हो पूरा कि क्या तरीके से इसको करिए, और या नो हाउ बताते हैं आप उसको कि किस तरीके से उत्पादन अच्छा है इसमें? जी, हम लोग पूरा उनको फर्टिलाइज़र शेड्यूल भी देते हैं और जी। क्या-क्या उत्पादन अधिक लेने के लिए उनको करना है, ये सारी जानकारी उनको उपलब्ध कराते हैं। जी। मित्तुल जी, आप कृषि क्षेत्र में भी काम कार्य करते हैं और आईटी सेक्टर से भी आप जुड़े हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको लगता है कि आने वाले 10 सालों में हमारे युवा किसानों को, या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल में, उनको ये अडॉप्ट करना चाहिए जल्द से जल्द? निश्चित देखो, तकनीकी के उपयोग से किसान अपने खेत में उत्पादकता बढ़ा सकता है जी, और ये एक लॉन्ग टर्म विज़न में उसको वो तकनीकी काम आती है। ठीक एक बात। बार कोई तकनीक कोई अडॉप्ट कर लिया, जी, तो उसका खर्चा एक बार का ही होता है। ठीक है। लेकिन आने वाले 10-20 वर्षों तक वो तकनीकी के उपयोग से उसका उत्पादन लगातार हर वर्ष बढ़ता है और ऐसे उपयोग तकनीकी का उपयोग करने से ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उत्पादकता बढ़ने के साथ-साथ जी, किसान को समय पे माल मिल जाने से उसको प्राइस भी अच्छा मिलता है। यानी मार्केट में यदि आप अर्ली प्रोडक्शन ला जी, रहे हो जी, 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 और खेती में तकनीकी का उपयोग ये करना चाहिए कि फार्मर का फर्टिलाइज़र यदि बैलेंस है, जी, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यदि वो तकनीकी को ध्यान में रखते हुए अपने सॉइल का ईसी, पानी का ईसी, सॉइल का ईसी, पीएच सब मेंटेन कर ले, जी। तो उसका लाभ निश्चित उत्पादन में बढ़ोतरी के रूप में देखा जाता है। तो तकनीकी के उपयोग से भी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। मित्तुल जी, आजकल के जो शहरी युवा हैं, वो किसान को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। उनके लिए किसान एक धोती कुर्ता या फिर एक बैलगाड़ी तरीके से, उनकी सोच थोड़ी अलग है। तो क्या मुझे कुछ उदाहरण दे सकते हैं जिससे ये मेरे युवा हमारे किसानों को सम्मान दें और इसी क्षेत्र में कुछ नया दौर लाएँ? जैसे कि फूड प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, या कुछ डिफरेंट तरीके के और कोई व्यवसाय जिससे वो शुरू कर सकें? हाँ, लगातार खेती का रकबा कम हो रहा है जी, और उसके बहुत से कारण हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है इंडिया में, शहरीकरण बढ़ रहा है, आबादी क्षेत्र बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से खेती का एरिया कम होते जा रहा है। रोड रास्ते नए बन रहे हैं, तो ये सारे चीज़ों को देखें तो क्षेत्रफल खेती का कम हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि इसमें संभावनाएं और अधिक बढ़ते जा रही है। जी, पॉपुलेशन बढ़ रही है और रकबा कम हो रहा है, तो सीधा मांग और सप्लाई की यदि हम बात करें तो मांग बढ़ते जा रही है और सप्लाई कम होते जा रही है। तो निश्चित अगर हमारे आज के पढ़े लिखे युवा ये चीज़ें समझते हैं कि मांग, डिमांड एंड सप्लाई का ऑर्डर क्या रहता है, जी, तो उनको मेरी इस लाइन से समझ में आ जाएगा कि इसमें संभावनाएं अधिक है। और एक एग्जांपल देना चाहूँगा, हमारे एक मित्र हैं, उनके सुपुत्र इंजीनियरिंग करके आए, कंप्यूटर साइंस किया, सब किया। जी, तो 2 साल तक तो वो सोच रहे थे कि भाई जो मैंने एजुकेशन लिया है उसी से मैं उसी ट्रैक में जाऊंगा। लेकिन एजुकेशन पूरा होने के बाद 2 साल तक पापा के साथ खेत जाना शुरू किए। बड़े अच्छे 30-40 एकड़ में उनकी सब्जी लगती थी, जी, अभी भी लगती है। तो वहाँ पे जाने के बाद उनको समझ में आया कि इसमें स्कोप उससे ज़्यादा है। तो आज वो लगभग 200 लोगों को स्वयं रोजगार दे रहे हैं जी। और सालाना उनका एरिया भी उन्होंने बहुत बढ़ा लिया है अभी, और सालाना 8 से 10 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी निश्चित बात है। यदि वो आज कहीं पे भी जॉब करते जी, तो वो एक एम्प्लॉय रहते, यहाँ पे वो एंटरप्रेन्योर है, जी। 200 लोगों को वो रोजगार दे रहे हैं और उनकी आमदनी निश्चित उस जॉब से आज की तारीख में अधिक है। बहुत अच्छी बात है, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ की। मित्तुल जी, किसान, टेक्नोलॉजी और नॉलेज, ये जब तीनों चीज़ें मिलती हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो हमारा देश आज जिस लेवल पे है कृषि में, और जैसे विदेशों में हो गया, अमेरिका हो गया, इज़राइल हो गया, जो आज हाईटेक सबसे माना जाता है, क्या हम उन लोगों से कम्पीट कर पा रहे हैं आजकल के टाइम पे टेक्नोलॉजी से? इज़राइल में टेक्नोलॉजी बहुत सी है। मैं स्वयं 3 बार इज़राइल विजिट कर चुका हूँ। जी, मैकेनाइजेशन पे वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया। जी, रकबा उनके पास कम है, तो इसलिए उनको उतनी ही तकनीकी का उपयोग करने की आवश्यकता भी है। लेकिन यदि उसमें से जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है तकनीकी को लेके, यदि किसान उसको अडॉप्ट कर ले केवल, जी, जैसे फर्टिलाइजर मैनेजमेंट प्रॉपरली, अगर कोई किसान सब्जी लगा रहा हो, ड्रिप से खाद दे रहा है, तो उसको पता रहना चाहिए कि कितने पीएच में मेरा खाद जाना चाहिए। यदि वो जा रहा है
तो उसके उत्पादकता में वृद्धि होगी। खाद का बहुत अधिक दुरुपयोग नहीं होगा, लागत कम आएगी और किसान के पास केवल उत्पादन बढ़ाने के अलावा कोई उसके पास दूसरा स्रोत नहीं है कि वो अपना लाभ बढ़ा ले। उसको लाभ बढ़ाना है तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के जितने भी उसके खर्च है, लेबर जितनी लगनी उतनी लगनी है, पौधे जितने लगने हैं उतने लगने हैं, खाद जितनी लगनी है लगनी है, बिजली बिल जितना आना है उतना आना है जी। तो इतने संसाधन में यदि वो अपनी तकनीकी का उपयोग करके और थोड़ा नॉलेज बढ़ा के उत्पादन बढ़ा लेता है तो सीधा सीधा उसका प्रॉफिट बढ़ता है। और यदि तकनीकी का उत्पादन के साथ सीधा संबंध है, यदि वो तकनीकी का उपयोग नहीं करेगा तो उसके उत्पादकता में निश्चित कमी आएगी और उसके लाभ में कमी आएगी। जी मितुल जी, आज एआई का दौर है। क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकारें, इनको युवा या फिर जो किसान कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, इनको भी इसमें एक ट्रेनिंग शेड्यूल या कुछ इनकी मदद करनी चाहिए? निश्चित एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी हमारा सीधा संपर्क रहता है, इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय से हमारा संपर्क रहता है जी। तो बहुत से ऐसे नवाचार हो रहे हैं, जैसे वेदर स्टेशन अभी लगना चालू हो गया है, किसान अपने वेदर स्टेशन लगा रहे हैं। वो किसान आज की तारीख में स्वयं देख ले रहे हैं, आज का हमारा युवा किसान छत्तीसगढ़ का जो वेदर स्टेशन खुद का लगाया है उसको पता चल जाता है कि आज बारिश होने वाली, तो उस दिन वो पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करता है, क्योंकि उसका एक पेस्टिसाइड का स्प्रे में उसको 1.5 से 2 लाख रुपए, बड़ा रकबा है तो 1.5 से 2 लाख रुपए का उसका एक स्प्रे का खर्चा हो जाता है। तो आज की तारीख में तकनीक का उपयोग किसान इस तरह भी कर रहे हैं जी। और कृषि महाविद्यालय का भी उसका पूरा सहयोग मिलता है जी। कृषि महाविद्यालय से भी किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से वेदर की जानकारी भेजी जा रही है, वेदर रिपोर्ट भेजी जाती है। जी। तो तकनीकी का उपयोग तो निश्चित पहले से बहुत अधिक हो रहा है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी उसमें सहयोग कर रही है। जी मितुल जी, आपको कभी ऐसा लगा कि कृषि में तो आप जुड़े हुए हैं, कोई और क्षेत्र में हमने क्यों नहीं गया? मतलब क्योंकि कृषि क्षेत्र में भी बहुत सारे अवसर हैं, सिर्फ नर्सरी हो गई, आपने खेती बाड़ी भी कर ली, इसमें फूड प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, बहुत से और तरीके होते हैं। कभी आपने सोचा इस चीज़ में अपने को जाना है? जी, उस चीज़ के बारे में भी हमने बहुत सोच के रखा है जी। और आने वाले समय में उसमें भी सकारात्मक परिणाम दिखेंगे जी। कि मितुल एंटरप्राइजेस जो अभी एग्री इनपुट के बिजनेस में तो है, सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, फार्मिंग में प्रोडक्शन प्लस नर्सरी प्रोडक्शन, आने वाले समय में निश्चित फूड प्रोसेसिंग में भी हम लोग कदम रखेंगे और बहुत अच्छा उसमें भी काम करेंगे। फूड प्रोसेसिंग, आपने बहुत अच्छा शब्द बोला। फूड प्रोसेसिंग, क्या आपको लगता है कि जो एक क्षेत्र होता है किसी भी स्टेट का या किसी एक ज़िले का, अगर एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वहाँ मल्टीपल लगती हैं तो वहाँ किसानों को एक अच्छा मूल्य का एक फिक्सेशन हो जाता है वहाँ पे, कि एक उम्मीदें भी रहती हैं कि उनकी एक दिनचर्या और उनका जो कैश फ्लो होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या विचार है आपके? हाँ, फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक सब्जी निर्यातक और फल निर्यातक राज्य है जी। तो पिछले 20 साल से तो हम ही देख रहे हैं कि यहाँ से उत्पादन बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, झारखंड ऐसे राज्यों में जा रहा है। यहाँ की सब्जी, यहाँ के फल। जी। किसी भी इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग में सबसे पहला चाहिए प्रोडक्शन, और निश्चित अब सरकारों के प्रयास से छत्तीसगढ़ में किसानों ने उद्यानिकी फसलों को भी लेना शुरू कर दिया है और क्षेत्र बढ़ रहा है, तो अब वो उत्पादन मिलने लगा है और छत्तीसगढ़ में 2-3 फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री ऑलरेडी खुल भी चुकी है। जी। अभी हमारे बस्तर तरफ जो वहाँ नेचुरल इमली होती है उसकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट खुल रही है, तो ऐसे छोटे छोटे यूनिट खुल रही है और इससे किसान को सीधा लाभ है, क्योंकि जब मार्केट डाउन होता है तो यही इंडस्ट्री को वो माल दे देते हैं, जिससे कि एक मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहती है और उनका प्रॉफिट ज़्यादा आता है। मितुल जी, आप कई वर्षों से कृषि के क्षेत्र में हैं, आपको कुछ लगा कि आजकल के जो किसान हैं या युवा हैं कुछ गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, चाहे वो ज़मीन से संबंधित हो, चाहे वो वातावरण से संबंधित हो? कुछ क्षेत्र में ऐसा अभी अभी हमने देखा है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में ये लागू नहीं होता है। कुछ क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है कि बहुत ही अधिक उत्पादन के लिए किसान बहुत अधिक खाद का उपयोग कर रहे हैं। जी।
तो मेरा सुझाव है किसानों को कि खाद अधिक देने से उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं होती है, जी बैलेंस फर्टिलाइजर देने से उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। यदि आप बैलेंस फर्टिलाइजर दोगे तो ज़मीन की तासीर भी अच्छी रहेगी, जी उत्पादन भी अधिक आएगा और आपके अनावश्यक खर्च में बचत भी होगी। ऐसे खर्चों की आवश्यकता नहीं है कि अधिक खाद देने से उत्पादन अधिक आया। जो रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र है सभी फसलों के वही देने चाहिए और ये रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र आपको पूसा की, आईसीएआर की, क्रॉप में किस क्रॉप को कितना फर्टिलाइज़र लग रहा है वहाँ पे भी ये जानकारी आपको आराम से मिल जाएगी। मित्रुल जी, अपन जो छत्तीसगढ़ स्टेट है, यहाँ पे ग्रीष्मकालीन धान की फसल बहुत होती है। अभी खरीफ में तो होती ही है, ग्रीष्मकालीन धान भी बहुत ये लोग प्रोडक्शन लेते हैं उसमें। बट पिछले 1-2 सालों से सरकारों ने कुछ नियम तय करे हैं कि वाटर कंजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि फसल चक्र भी एक इम्पॉर्टेंट है इन सब इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए? जी, ये बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से जल स्तर और ये चैनल आपका जितने किसान भाई हमारे देख रहे हैं उनको भी ये समझ में आएगा जी कि उनके यहाँ पहले बोर होता था, आज से 20 साल पहले तो पानी कितने फिट में मिलता था और आज कितने फिट में। जी तो निश्चित जल स्तर छत्तीसगढ़ का बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है जी और किसानों को ऐसी फसलों से बचना भी चाहिए क्योंकि आज जल है तो कल हमारा भविष्य है। जी तो हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ के जाएं जी और फसल चक्र परिवर्तन करना चाहिए और ग्रीष्मकालीन धान के बदले अनेक हमारे पास ऐसे ऑप्शन रहते हैं। हम मक्का लगा सकते हैं, हम सब्जियां लगा सकते हैं जिसमें कम पानी में भी हमारी फसलें हो जाती है। जी तो ये ज़रूर सभी प्रदेश के किसानों को सोचना चाहिए कि हम उस इकोसिस्टम को मेंटेन रखें और जल की बचत करें। मित्रुल जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत फोकस करते हैं कि किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़रूर कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना शुद्ध पदार्थ बनेगा उतना ही लोगों तक पहुंचेगा। और दूसरी चीज़, मुझे ये जानकारी अभी कुछ टाइम पहले मिली कि एक गोंद कतीरा नाम का प्रोडक्ट होता है जो कि राजस्थान से आता है। इसकी कैपेसिटी वाटर रिटेंशन की 1000 गुना ज़्यादा होती है वॉल्यूम में। तो ये किसानों को जो अभाव है अभी तो इनको क्या प्रयोग करना चाहिए अपने कल्टीवेशन मेथड्स में? हालांकि उस प्रोडक्ट का अभी तक हमने कोई उपयोग नहीं किया है जी तो निश्चित आज आपने बताया तो उसकी जानकारी लेके हम उस बारे में सोचेंगे। जी और रही बात जैविक खेती की या जी ऑर्गेनिक की, तो किसानों को ऑर्गेनिक 4-5 प्रकार से उपलब्ध हो जाता है, जैसे फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर खाद जिसको हम बोलते हैं, जी वर्मी कंपोस्ट है, बोन मिल है या खल्लियाँ भी हमारे प्रदेश में बहुत मिल जाती है। इन सब का उपयोग अपने खेत में ज़रूर करना चाहिए। इसका सीधा सा लाभ ये रहता है कि हमारे सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जितनी अधिक रहेगी जी उतना हमारा उत्पादन अधिक आएगा। यदि लगातार लगातार हम रासायनिक खाद के उपयोग से ही खेती कर रहे हैं तो आज पंजाब में ऐसी अनेक ज़मीनें हैं जहां अब कोई फसल नहीं हो पा रही है जी क्योंकि वो हाईली एसिडिक हो गई है। अब जी वहाँ फसल होना मुश्किल है। तो अब किसान लोग वापस उसमें ऑर्गेनिक खाद डालना शुरू कर रहे हैं और अपनी ज़मीनों को सुधार रहे हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, तो ये उपजाऊ बनी रहे और अपने आने वाले भविष्य के जो हमारी जनरेशन आने वाली उनको भी हम एक अच्छी ज़मीन सौंप के जाए, तो उसके लिए ऑर्गेनिक का उपयोग ज़रूरी है। सर, अगर आज आपको फिर से मौका मिले आज से 20 वर्ष जाने में, तो आप क्या चीज़ करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे? 20 वर्ष आगे के 20 वर्ष पीछे? पहले। पहले जी यदि मुझे वापस पुराने 20 सालों में लौटा दिया जाता है तो मैं आज जितने एरिया में खेती कर रहा हूँ जी और मेरे को पता है आज का मेरा भविष्य क्या है, जी तो 20 वर्ष पहले ये स्थिति पता रहेगी तो मैं 20 वर्ष पहले रकबा और अधिक बढ़ाऊंगा अच्छा। और अधिक क्षेत्र में खेती करूंगा। आपको कभी ऐसा विचार आया कि एक नया ये प्रोफेशन भी मुझे चालू करना चाहिए, बट मन बोला नहीं, मिट्टी से जुड़े रहेंगे? देखो, विचार तो हर व्यक्ति को रोज आते हैं और नए नए आते रहते हैं, जी लेकिन मिट्टी से जो जुड़े रहने का आनंद है और जी खेतों में जो काम करने का आनंद है, जी और मेरे फार्म पे हमने एक छोटा सा
चूँकि मैं रासायनिक खाद का एक सीमित मात्रा में उपयोग भी करता हूँ, लेकिन एक क्षेत्र मैंने छोटा-सा बना रखा है, जी, जहाँ पे किसी प्रकार की कोई रासायनिक खाद नहीं डालता, जी, वहीं की सब्ज़ी खाता हूँ। जी, तो इस प्रकार की सब्ज़ी खाने का आनंद है। और किसी भी क्षेत्र में चले जाए और कितना बड़ा भी हमारा प्रॉफ़िट हो जाए, पैकेज हो गया, आर्थिक रूप से कितने भी संपन्न हो जाए, ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो सकती, जो आज मिट्टी से जुड़े रहने से उपलब्ध हो रही है। जी। मित्तल जी, क्या आपको लगता है चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे किसान हो या चाहे वेरियस सेक्टर हों अलग-अलग तरीके के, युवाओं को ग्राउंड लेवल से प्रेरित करने से लेके उनको ऊँचाई तक पहुँचाने के लिए कोई इकोसिस्टम बनना चाहिए जिसमें मदद उनको समाज भी करे और सरकार भी करे? जी, ज़रूर, बहुत अच्छा सवाल है। युवाओं का आज की तारीख में ये है कि खेती के प्रति उतना आकर्षण रहा नहीं है। जी, उनको बहुत टफ जॉब लगता है, बहुत मेहनत का है भी जी, निश्चित। लेकिन यदि क्लास 8 से या 10th से हमारी शिक्षा पद्धति में थोड़ा बदलाव करके ऐसे सब्जेक्ट भी रखा जाए जो खेती से जुड़े हुए और बेसिक वर्क उनसे करवाया जाए और ग्राउंड वर्क उनसे करवाया जाए, फील्ड में ले जाके कि जी, भाई जी, चलो ये एंटायर साल भर के उनके करिकुलम में 3 महीने का हमारा एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें रोज 2 घंटे उसमें समय देना पड़ेगा। जी, तो डेली 2 घंटे में 3 महीने में कोई भी एक अच्छी तरबूज की फसल निकल जाती, खरबूजे की फसल निकल जाती, भिंडी निकल जाती है, 40 दिन में मूली की एक फसल आ जाती है, धनिया पत्ती निकल जाती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी छोटी-छोटी। तो उनको वहाँ से एक प्रैक्टिकल करवाना चाहिए फील्ड में, जिससे कि जब उनका एजुकेशन कंप्लीट होता है, वो जिस फील्ड में भी कर रहे हो, तो साथ ही उनको खेती की भी पूरी जानकारी हो। तो ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव लाना चाहिए। जी, समाज में भी ऑर्गेनिक की डिमांड यदि समाज चालू करे कि भाई हमें ऑर्गेनिक चाहिए, तो आज की तारीख में ये हो रहा है कि ऑर्गेनिक और केमिकल जी, मेट्रो में ठीक है, मेट्रो शहर में, लेकिन यहाँ का किसान छोटा सा उत्पादन लेके मेट्रो तक नहीं पहुँच सकता, जी, उसको लोकल ही माल बेचना पड़ेगा। जी, और सब्जियां और फ्रूट तो वैसे भी पेरिसेबल रहते हैं, तो उसको लोकल ही मार्केट है। जी, ऐसी स्थिति में समाज को भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल की, ऑर्गेनिक फ्रूट की डिमांड करनी चाहिए, जी। जिससे कि ये होगा कि किसान को ऑर्गेनिक का प्राइस अधिक मिलेगा, तो वो भी ऑर्गेनिक की तरफ डाइवर्ट होगा। मित्तल जी, अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कोई संदेश आजकल के युवाओं को या फिर उन परिवारों को जिससे हमारा जो समाज है या हमारा देश मिट्टी से जुड़ पाए? आज के युवाओं को, समाज को, परिवार को मेरा एक ही संदेश है कि कम से कम रासायनिक वाला भोज्य हम ग्राह्य करें। यदि आप लोगों को पता होगा या आप यूट्यूब, गूगल भी करेंगे, तो पंजाब से एक ट्रेन निकलती थी जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन दे दिया गया था, क्योंकि सारे उसमें कैंसर के पेशेंट रहते थे, ट्रीटमेंट कराने जाते थे। तो इस प्रकार की स्थिति में कोई भी परिवार नहीं आना चाहिए, कोई भी हमारा युवा साथी उसमें नहीं पढ़ना आना चाहिए, उसको ये दर्द नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि ऑर्गेनिक उत्पादन लें, ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं और खेती से जुड़ें। यदि कोई परिवार, कोई समाज का जो थोड़ा समृद्ध भी है, आधा एकड़ ज़मीन रखे भी खेती चालू करते हैं और 2 गाय रख लेते हैं, तो निश्चित आप देखोगे कि जो दवाइयों में जितना खर्च करना पड़ता है बाद में, उससे बहुत कम खर्च में ऑर्गेनिक खेती हो जाती है। एक तरीके से आप ये कहना चाह रहे हैं कि टेरेस फार्मिंग भी करनी ही चाहिए, तो शुरुआत एक छोटी से बड़ी बन सकती है। टेरेस फार्मिंग भी बहुत से लोग रायपुर में कर रहे हैं। यदि कोई आएंगे तो हमारी 3-4 मित्र है जी, कि वो केवल अपने घर की ही सब्जी खाते हैं और अपने छत पे उगाई। छत की साइज भी उनकी मात्र 1500 फीट है और 1500 फीट में वो अपने घर की सब्जी खा रहे हैं। जी, तो ऐसे लोगों को अगर आना है तो समता कॉलोनी में हमारे एक सिंह साहब हैं, जी, वो रिटायर हुए हैं, पहले वो खनिज विभाग में थे, तो उनका खेत में देखने भी गया था, उनका सॉरी टेरिस देखने गया था, वहाँ जी, खेती हो रही थी। जी, तो उनकी टेरिस पे बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है। जी, तो उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कैसे हम अपनी छत में भी जी। ऑर्गेनिक वेजिटेबल उत्पादन कर सकते हैं। मित्तल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार मेरे दर्शकों के लिए बहुत मूल्य साबित होंगे और मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जो ये कार्य कर रहे हैं, इनका जो पोर्टल है ये बहुत लंबा बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग बहुत ही फेमस हैं
उन्हीं लोग को हमारे दर्शक जाने जो ग्राउंड से जुड़े हैं, उनका भी हक बनता है कि लोग जाने उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।